कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे, तैयारी वगैरह आपकी अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी। के स्क्रीन पर है, हिंदुस्तान में जबान से मुताल्लिक पॉलिसी को क्या कहा जाता है? मादरी जबान में तालीम, और उसके बाद कसीर लिसानियात। अगला है साथियों ऑप्शन सी में है से लिसानी फॉर्मूला, और ऑप्शन नंबर डी में है हक़ तालीम। हिंदुस्तान में जबान से मुताल्लिक पॉलिसी को क्या कहा जाता है? देखिए हिंदुस्तान के अंदर साथियों एक से लिसानी फॉर्मूला है। से लिसानी फॉर्मूला क्या है कि हमें बच्चों को कोई भी 3 जबान में तालीम देनी है। इसके अंतर्गत इसके मातहत सबसे पहले हमें बच्चों को उनकी मादरी जबान में तालीम देनी है। उसके बाद जब ये जबान थोड़ा सा ये हो जाए तो फिर हमें उसके इलाकाई या फिर रियासती जबान में हमें क्या करना है? तालीम देनी है। उसके बाद तीसरे नंबर में आता है साथियों आपका मेयारी जबान में हमें तालीम देनी है। ठीक है, तो हिंदुस्तान में से लिसानी फॉर्मूला चलता है, तो ये आपका हो जाएगा से लिसानी फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 जबानों पर मुश्तमिल क्लासरूम जहां तलबा मादरी जबान भी बोलते हैं और सिखाए जाने वाली जबान भी कारगर होता है, क्योंकि ये इलाहिदा प्रोजेक्ट का काम अंजाम देने का मौका देता है, हर जबान से मुताल्लिक ज्यादा से ज्यादा सरगर्मियां अंजाम देने का जवाज फराहम करता है, सिखाए जाने वाली जबान बोलने वाले तलबा को कोई और जबान सीखने पर आमादा करता है, हर जबान से मुताल्लिक ज्यादा से ज्यादा सरगर्मियां अंजाम देने का जवाज फराहम करता है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझें, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा तो तब ज्यादा अच्छा आएगा और ज्यादा मजा आएगा आपको। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा, कहा यह जा रहा है कि 2 जबानों पर मुश्तमिल क्लासरूम, यानी मान लीजिए कि आपका ये एक क्लासरूम है, इसमें बच्चे 2 जबान बोल रहे हैं, तो जब 2 जबान बोलेंगे तो बच्चे क्या होंगे? द्विभाषी, जिसको हिंदी में बोलेंगे, और वो क्लासरूम क्या हो जाएगा साथियों? द्विभाषी कक्षा, और उसी को बोलेंगे ज़ू लिसानी क्लासरूम। ज़ू लिसानी क्लासरूम। अच्छा, 2 जबान पर मुश्तमिल क्लासरूम जहां तलबा मादरी जबान भी बोलते हैं और सिखाए जाने वाली जबान भी कारगर होता है, क्योंकि ये अब मान लीजिए कि बच्चे को साथियों हम उनकी मादरी जबान में पढ़ाएंगे और हम उर्दू के टीचर हैं, हम उर्दू भी बोल रहे हैं, तो कुछ बच्चे उर्दू भी बोलते हैं, कुछ बच्चे अपनी मादरी जबान भी बोलते हैं, लेकिन जो जबान सिखाई जाती है वो भी कारगर होता है। क्यों ये कारगर होता है? तो इलाहिदा प्रोजेक्ट का काम अंजाम देने का मौका देता है। तो इलाहिदा की तो बात यहां पर नहीं है, इसलिए कट जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, हर जबान से मुताल्लिक ज्यादा से ज्यादा सरगर्मियां अंजाम देने का जवाज फराहम करता है। यह कह रहा है कि जितने भी जबान है, हर जबान से मुताल्लिक सरगर्मियां ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। अरे हर जबान से मुताल्लिक कहां मिल रहा है? आगे चलिए, सिखाए जाने वाली जबान बोलने वाले तलबा को कोई और जबान सीखने पर आमादा करता है। अब इसमें देखिए क्या है कि 2 जबान पर मुश्तमिल क्लासरूम जहां तलबा मादरी जबान भी बोलते हैं और सिखाए जाने वाली जबान भी, अगर दोनों जबान बोली जाएगी तो उससे बच्चा क्या होगा कि एक दूसरे जबान से कनेक्ट होगा। एक दूसरे जबान से जब कनेक्ट होगा तो एक दूसरे जबान से उसके ताल्लुक बढ़ेंगे, और जब ताल्लुक बढ़ेंगे तो वो कहेगा अरे भाई चलो ना, मादरी जबान को छोड़कर इसको भी तो हम सीखें। तो एक जबान दूसरे जबान पर क्या करती है? आमादा करती है, यानी कि उसको सीखने के लिए। इसीलिए ये आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में, इब्तदाई मराहल में बच्चा पे और से में फर्क नहीं कर पाता, इसकी मदद का बेहतरीन तरीका क्या है? इब्तदा में आप देखिएगा बच्चे रे और रे सब जगह वो रे ही बोलेगा, पे और ते में फर्क नहीं कर पाएगा, सीन और शीन हर जगह एक ही लफ्ज बोलेगा, और हे और हे इसमें फर्क नहीं करेगा। तो हमको फिर उसकी मश्क कैसे करानी है? उसके वालिदैन को बुलाकर शिकायत करना, तख्ता सियाह पर लिखी हुई हिदायत पर अमल करने के लिए कहना, दोनों हर्फ का एक साथ मश्क तैयार करना,
और उलझन दूर करने के लिए बार बार उसको मश्क करना, तवज्जो न देने के लिए डांटना। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां पर डांटना जो आया है ये तो निगेटिव है, इसको कट कर दीजिए। और देखिए एक चीज याद रखिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अगर क्लास में कोई बच्चे आपकी बात नहीं मान रहा है तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, उसमें देगा कि आपको हेडमास्टर को शिकायत करना, वालिदैन को शिकायत करना। शिकायत करना यह निगेटिव वर्ड है, इसलिए कि क्लासरूम का साथियों सर्वे सर्वा सरबराह कौन होता है, टीचर। अब वो दूसरे को क्यों शिकायत करेगा, वो खुद फैसला लेगा ना, तो ये शिकायत करना भी निगेटिव है। और ए और अब डी दोनों कट गया आपका। तख्ते स्याह पर लिखी हुई हिदायत पर अमल करने के लिए कहना, हम ये कहेंगे कि जो लिखा हुआ उसी पर अमल करो। भाई अगर एक बच्चे को पे और टे से में बोलने में गलती हो रही है तो दोनों का कैसे इजाला होगा, दोनों कैसे सही होगा, मश्क से सही होगा, मश्क मीन से यानी कि अमल से सही होगा। तो दोनों हरफों का एक साथ मश्क तैयार करना और उलझन दूर करने के लिए बार बार इसकी मश्क करना, यानी कि चूंकि थोड़ी सी तो उलझन होगी, झंझट सी होगी, लेकिन उसके लिए हम मश्क कराएंगे बार बार उसको दोनों पर, ठीक है, तब ये दोनों में वो फर्क समझ पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 4 नंबर में, तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है। आपने पढ़ा होगा एनसीएफ 2005 ये कहता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है कि हमें बच्चे को जो है ना जी रटने पर, रटंतु प्रणाली से दूर रखना है। हमें बच्चे को रटने नहीं देना है बल्कि बच्चे को समझाना है, इस पर फोकस करना है। हमें इस्तिखराजी तरीका से नहीं बल्कि इस्तिकराई तरीके से पढ़ाना है, बच्चे को समझने पर फोकस करना। अच्छा अगर कोई बच्चा रटेगा तो उस पर क्या होगा, असरात होंगे। मैंने इसको निगेटिव और पॉजिटिव में आपको समझाया था। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है, उनके जहन की नशोनुमा नहीं हो पाती, यानी जहन जो है बढ़ नहीं पाता, तलबा की खुद एतमादी खत्म हो जाती है, वो जमात की तदरीसी मशागिल से कट जाते हैं, वो पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाते। बताइए क्या होगा। इसका निगेटिव और पॉजिटिव हमने आपको बताया था, उसमें भी आपको बताया था। आपको तो यहां लगेगा तीनों का तीनों। देखिए सबसे एक चीज बात ही बताइए कि एक चीज आपको कभी ऐसा होगा, कितने सारे ऐसे लोग होंगे कि कोई फैसला वो खुद से कभी नहीं ले पाते हैं, हर इसमें किसी से कुछ पूछ लो, किसी से कुछ पूछ लो, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऑन द स्पॉट, यानी जो वो बोलेंगे वही करेंगे, यानी वो खुद फैसला लेने वाले हो जाते हैं। क्यों होते हैं भाई, इसलिए उन्होंने खुद से ये चीज सीखा है। अब ये रटने का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे पर तकिया लगाना। रटने से क्या नुकसान होगा कि रटने से नुकसान ये होगा कि आप उस्ताद पर तकिया लगाएंगे, उस्ताद जो चीज बताएंगे वही आपको सही लगेगा। रटने से साथियों एक नुकसान आपका ये होगा कि आप लुगत के सहारे जिएंगे। रटने के आप नुकसान ये होगा कि जब आप भूलिएगा तो फिर आपको चीजें जो है फिर रटने पर ही होगा, समझने पर आपका बिल्कुल दिमाग बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि जब हमने रटने पर आदत डाल दिया तो वहां पर हमारा दिमागी नशोनुमा जो है वो बढ़ेगा ही नहीं, दिमागी में जो सोचने का जो क्षमता है वो बढ़ेगा ही नहीं, इसलिए कि हमने उसको रटने का आदी बना दिया है, रटने का आदी बना दिया। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे साथियों इससे पहले लोग टीवी के आदी थे, लेकिन उसके बाद जियो फोन आया। अब जियो फोन ने पूरे भारत में क्या कर दिया, फ्री कर दिया। लोग लाइन में लग के फ्री में लिए, 8-10 महीना 1 साल तक फ्री में डेटा दिया ना, सारे लोग उसके आदी हो गए चलाने के। उसके बाद जियो ने अपना चार्ज रख दिया। अब बताइए कि चूंकि पहले ही अगर जियो लॉन्च करता और फ्री नहीं चार्ज करके देता, मतलब पैसे लगता, तो लोग रिचार्ज नहीं कराते। चूंकि अब उनका दिमाग जो है ना वो उसका आदी हो गया कि उसके बगैर नहीं रह सकता। आज हालत ये है कि अगर आपका रिचार्ज खत्म होता है तो 1 हफ्ता पहले ही से आप क्या कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, और जिस दिन रिचार्ज खत्म हुआ 1 दिन पहले ही आप रिचार्ज कर लेते हैं, उसी दिन कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? यानी ये दिमाग का जो ये आदत सी बन गई। तो जो बच्चा रटेगा उसका क्या होगा कि जहन के नशोनुमा नहीं होती, यानी दिमाग का साथियों बढ़ता नहीं है, तो उनके जहन की नशोनुमा नहीं होती। तो तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है, तो जहन की नशोनुमा नहीं हो पाती, यानी जो जहन में सोचने का क्षमता था वो उसका बढ़ नहीं पाता। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जे। ठीक है, आंसर को समझिए भाई तब दीजिए। चलिए
से लिसानी फॉर्मूला में पहली जबान क्या होती है? अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर पढ़ाया कि हिंदुस्तान में तालीमी पॉलिसी को किस नाम से जाना जाता है, तो से लिसानी फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके अंदर पहली जबान कौन सी होगी, दूसरी जबान कौन सी होगी, तीसरी जबान कौन सी होगी? तो पहली जबान जो इसमें होती है भाई, वो होती है मादरी जबान। कौन सी जबान होती है? मादरी जबान। तो से लिसानी फॉर्मूला में पहली जबान कौन सी जबान होती है? मादरी जबान या फिर इलाकाई जबान। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नसीम तीसरी जमात का तालिब इल्म है, वो उमूमन बातचीत में तो ठीक है लेकिन पढ़ते वक्त बार बार अटकता है, वो मुमकिना तौर पर मुतासिर है डिस्फेजिया से, डिसकैलकुलिया से, डिसलेक्सिया से, डिसग्राफिया से। अब देखिए यहां पर आप समझिए कि एक नसीम नाम का लड़का है, वो बातचीत तो ठीक ठाक करता है लेकिन पढ़ने में उसको दिक्कत है, अटक रहा है। तो किस चीज में उसको दिक्कत है भाई? तो हम लोग कहेंगे कि पढ़ने में उसको दिक्कत है। हमने आपको इससे पहले एक थ्योरी में पढ़ाया था कि अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो उसको क्या बोलते हैं। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर लिखने में दिक्कत हो तो उसको क्या बोला जाता है। हमने बताया था कि अगर आपको इल्म रियाजी यानी कि मैथ यानी कि गणित में दिक्कत हो तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये वाला तो आपको याद होगा कि कैलकुलेटर से कैलकुलिया बनता है, तो साथियों इसको हम लोग बोलते हैं डिसकैलकुलिया। यानी अगर इल्म रियाजी मैथ में आपको दिक्कत है तो उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। अच्छा, ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं? लिखकर बनाते हैं। अगर साथियों लिखने में दिक्कत हो तो इसको बोलते हैं डिसग्राफिया। क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया। अच्छा, इसके अलावा जो आपका बच जाएगा वो साथियों होगा पढ़ने। तो पढ़ने में दिक्कत को बोलते हैं डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, ठीक है। तो उसको क्या हो रहा है? पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। कहां है? पढ़ते वक्त बार बार अटकता है, तो उसको बोलेंगे साथियों डिसलेक्सिया। बस समझ गए? कैलकुलिया कैलकुलेटर से, यानी अगर इल्म रियाजी यानी गणित में दिक्कत हो डिसकैलकुलिया, और ग्राफ साथियों हम लिखकर बनाते हैं, लिखने में दिक्कत हो डिसग्राफिया, और अगर आपका पढ़ने में दिक्कत हो तो डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी वाला, इसलिए कि यहां पर वो पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है। अगला क्वेश्चन, उस्ताद दूसरी जमात के तलबा को इशारों और चेहरे पर उतार चढ़ाव के साथ एक कहानी सुनाता है और तलबा से उस कहानी को अपनी मादरी जबान में दोबारा बयान करने के लिए कहता है। इस तरह वो जांच करता है किस चीज को? सुनने की महारत को, पढ़ने की महारत को, लिखने की महारत को, सोचने की महारत को। एक चीज जान लीजिए, एक होता है साथियों टीपीआर। क्या होता है? टीपीआर। टीपीआर का मतलब होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। उर्दू में भी यही लिखाता है, उर्दू में इसी तरह लिखाता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। अब समझिएगा इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को साथियों पढ़ाएं, जैसे अभी देखिए हम हाथ को बता रहे हैं, आंख से थोड़ा सा भौं चढ़ा रहे हैं, ये जो है ना, यानी पूरा एक्टिविटीज करके आप जब किसी चीज को अगले को समझाते हैं तो उनको चीजें अच्छे से समझ में आती है। यही होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो एक उस्ताद ने दूसरी जमात के तलबा को इशारों और चेहरों पर उतार चढ़ाव के साथ एक कहानी सुनाया। मतलब मान लीजिए जहां बड़ा आया तो वहां ऐसे हाथ किया, जहां छोटा आया तो वहां ऐसे किया, यानी हंसमुख करके, यानी पूरे टीपीआर करके उन्होंने सुनाया। अब बच्चे से कहा, फिर क्या कहा कि इस कहानी को अपनी मादरी जबान में दोबारा बयान करने के लिए कहता है। बच्चे से कहा कि अच्छा चलो, तुमने जो कहानी को सुन लिया है ना, अब इसको तुम अपनी जबान में, मादरी जबान में बयान कर दो। अब एक बात बताइए, उस्ताद ने कहानी को क्या किया? सुनाया। अच्छा, फिर बच्चे को दोबारा क्या करने के लिए कह रहा है? बयान करने के लिए। तो ये जो बयान दोबारा करेगा वो कैसे करेगा? तो इसमें वो किस तरह की जांच करता है? पढ़ने की जांच। तो यहां पर तो उस सूरत में होता कि किताब पढ़ने कहा जाता तब ना। अच्छा, सोचने की जांच वो उस सूरत में होता कि एक सवाल उससे किया जाता, कोई दूसरा उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता, वो तो नहीं किया जा रहा है, तो सोचना भी नहीं होगा। लिखने का कहा जाता है कि उस सूरत में कि तुम लिखो, वो भी नहीं कहा जा रहा है। बच्चा किसी भी कहानी को कब बयान करेगा? जब वो सुनेगा सही से तब ना। तो चूंकि उनको कहा गया कि अपने मादरी जबान में बयान करिए, तो वो वहां पर सुनने की महारत को जांच कर रहा है, सुनने की कैपेसिटी को, सुनने की स्किल को, है ना, तो सुनने की कौशल को साथियों जांच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लासरूम में किसी मतन, ग्राफिक्स,
एनिमेशन और आवाज में बाहमी रब्त पैदा करने के अमल से मुराद है। मल्टीमीडिया तदरीस में वजाहत देने वाली शक्ल, पेशकश, खुद तालीमी से मुतालिक मतन की वजाहती पेशकश। सबसे पहले यहां पर एक चीज आप समझिए, क्लास में किसी मतन, मतन का मतलब होता है पैराग्राफ यानी लाइन, ग्राफिक्स और एनिमेशन, ये दोनों चीज क्या है आप समझ लीजिए। अभी जैसे हम मान लीजिए कि आपको एक मैप समझाएं इंडिया का, और उस मैप को हमने अपने डिजिटल बोर्ड पर खूब अच्छे से आपको दिखा दिया, वही होता है एनिमेशन। ग्राफिक्स वह उसी की डिजाइन को ग्राफिक्स बोलते हैं। आप देखते हैं ना बड़े बड़े यूट्यूबर लोग जो है आपको बहुत अच्छे से समझा देगा कि ये आपका ये नहर है, ये चीज है, ये चीज है, या फिर हम ही आपको ये जो दिखा रहे हैं ये भी एक तरह का एनिमेशन ही है। तो अब देखिए क्लासरूम में किसी पैराग्राफ का ग्राफिक्स, एनिमेशन और फिर उसमें वो आवाज भी दे दिएगा, ये तीनों चीज जब लग जाता है तो इसी का नाम पड़ता है मल्टीमीडिया। कीपैड्स मोबाइल देखे हैं, उसको मल्टीमीडिया सेट नहीं बोलते हैं, मल्टीमीडिया सेट इसको बोलते हैं, यानी जिसके अंदर सभी चीजें हो, आवाज भी हो, आप उसके अंदर नेट वीडियो भी देखते हैं, सब चीज देखते हैं, वो होता है मल्टीमीडिया। अब किसी भी पैराग्राफ को आप साथियों, उसके अंदर मतन है, उसके अंदर ग्राफिक्स भी है, एनिमेशन है और फिर उसमें आवाज है, मल्टीमीडिया यही होगा आपका। तो ये मल्टीमीडिया होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक उस्तानी जी पहली जमात के तलबा से चिड़ियाघर की सैर नाम की, पहली जमात की तलबा से चिड़ियाघर की सैर, एक मतलब एक हेडलाइन है। एक उस्तानी जी पहली जमात की तलबा से चिड़ियाघर की सैर नाम की तस्वीरी किताब पर गुफ्तगू करती है। यानी एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है चिड़ियाघर, और उसमें चिड़ियाघर का अलग अलग जो है ना दिखा रहा है कि जू है, ये गेट है, देखते हैं ना लिखा रहता है उसमें, यहां पर मगरमच्छ है, यहां पर जो है हाथी है, यहां पर जो है कुत्ता है, यहां पर बिल्ली है, यहां पर शेर है, यहां पर बाघ है, यहां पर ये इस टाइप का तोता है, मतलब ये सब चीज उसके वजाहती तस्वीर है, फोटो है, उस पर वो उस्तानी जी क्या कर रही है, बात कर रही है। एक उस्तानी जी पहली जमात के तलबा से चिड़ियाघर की सैर नाम की तस्वीरी किताब पर गुफ्तगू करती है, और वो अपनी बात का आगाज ये सवाल पूछकर करती है कि क्या आप लोगों ने चिड़ियाघर देखा। वो यहां तलबा की मदद किस तरह कर रही है। मान लीजिए कि एक उस्ताद जो है वो चिड़ियाघर वाले चैप्टर को शुरू कर रही है, बच्चे से पूछा कि आप लोग चिड़ियाघर को देखे हैं, एक बात बताइए, कोई चैप्टर आप पढ़ने जाते हैं और उसमें से अगर आपको उस्ताद पूछता है कि आप इसके बारे में जानते हैं, तो 4-5 बच्चे तो ऐसे होते ही कि जो बोलते हैं जानते हैं। अब उन 4-5 बच्चे को ऐसा लगेगा अच्छा जो चीज हम जानते हैं इसी को पढ़ाया जा रहा है, चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। और जो बच्चा नहीं जानता वो उसके अंदर उत्सुकता जगती है कि अच्छा हमको भी जाना चाहिए, देखना चाहिए। क्लास में साथियों एक चीज ये कहा गया कि जब किसी चीज को आप पढ़ाइए तो पिछले मालूमात यानी कि पूर्व ज्ञान यानी कि साबका मालूमात से उसको जोड़ दीजिए। आपने देखा होगा नेताजी सम का भाषण, वो जहां जाते हैं वहां के इलाका के बारे में वो जान लेते हैं कि यहां पर कौन से लोग रहते हैं, यहां पर किस मजहब के लोग हैं, यहां पर कौन सी जबान है, और फिर वो उससे अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। क्यों जोड़ते हैं? उससे उनका जज्बाती रिश्ता जुड़ जाता है जल्दी, है ना। तो जब किसी बच्चे से यह सवाल पूछा गया कि आप लोग चिड़ियाघर जानते हो, और चिड़ियाघर की सैर नाम थी, उससे यह हुआ, तो यह साथियों यह हुआ कि उससे साबका सवालात पूछा गया, उससे साबका मालूमात को जोड़ा गया, यानी पूर्व ज्ञान को जोड़ा गया। किताब की तस्वीरों का जायजा लेने के लिए तलबा को मौका फराहम करना। तस्वीरों का जायजा नहीं लिया जा रहा, यह आपका कट जाएगा। मतन से ताल्लुक बनाने के लिए साबका मालूमात का इस्तेमाल, जी ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। कि यहां पर जो हमने कहा कि चिड़ियाघर के बारे में आप लोग जानते हैं, तो यह साबका मालूमात का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि इससे आपका ताल्लुक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में है, दरसी किताबों के सवालात बाज औकात कमतर सतह के या हकायक पर मबनी होते हैं, इस सूरत में उस्ताद क्या करना चाहिए। दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम करे, पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा अदबी तहरीरें तजवीज करे, तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फराहम कर सकता है। इस तरह हासिल मालूमात की बुनियाद पर सबक तैयार कर सकता है। देखिए इसमें इस सवाल में यह कहा जा रहा है कि जो दरसी किताब होती है आपकी, यानी जो
क्लास की किताब होती है, उसके बाद औकात कभी कभी बहुत कमतर सतह के या हकायक पर मबनी सवालात होते हैं। आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी एससीईआरटी के बुक में आपने देखा होगा कि एक बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर खत्म होता है, उसमें से 3 गो या 4 गो ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है, या कभी कभी आपने देखा होगा कि उससे भी कम रहता है। अब मान लीजिए कि 3-4 ऑब्जेक्टिव में पूरा चैप्टर समाप्त तो नहीं हो सकता है। अब उसको साथियों क्या किया जाए, चूंकि यहां पर तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक मेथड यह भी है कि किताबों के अंदर बहुत डिटेल में भी नहीं होनी चाहिए और बहुत शॉर्ट में भी दरमियानी अपनाया गया है। यही चीज यहां पे कहा जा रहा है कि दरसी किताब के सवालों में बाज औकात कमतर सतह के या हकायक पर मबनी होते हैं। क्या होते हैं भाई? सवाल होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो इस सूरत में उस्ताद को क्या करना चाहिए? दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम, देखिए दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम नहीं करना है, इसलिए कि दरसी किताब को जो बनाया गया है वो तलबा के मिजाज, उसकी उम्र, उसके ज़हन के मद्देनजर बनाया गया, इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना ये आपका गलत हो जाएगा। पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा अदबी तहरीरें तजवीज करे, किसी एक पार्ट को ज्यादा नहीं पढ़ाना, वरना उसमें बच्चा उफ जाएगा। कहा यह गया कि सबको लेकर हमें चलना है, ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फराहम कर सकता है। यानी अगर कमतर सतह के या हकायक पर मबनी सवाल है तो इस सूरत में तख्लीकी अंदाज से सोचने, तख्लीकी अंदाज से सोचने की क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मक सोच, यानी कि इससे और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, और मसाइल पर हल करने वाली सरगर्मियों का बच्चों को मौका फराहम करे कि कुछ नए सवाल आप लोग लाइए। तो ये वाला जो है ना पॉजिटिव आंसर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हक़ तालीम एक्ट इस बात को यकीनी बनाता है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे। हक़ तालीम एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि साथियों शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस बात को यह बनाता है? 8वीं जमात तक अंग्रेजी जमात में तालीम हासिल करना। अभी अगर आप में से बहुत सारे लोग जो बिहार में पढ़ते होंगे, बिहार से होंगे, वो उनको यह पता होगा कि साथियों अपने बिहार में 1 से लेकर 8 तक किस जबान में तालीम होती है? मादरी जबान में। ठीक है, और मादरी जबान हिंदी है ना, और या जो भी जबान हो आपकी। उसके बाद आपका देखे होंगे कि साथियों 8 से लेकर, जी आपने देखा होगा कि 8 से लेकर 10th यानी 9-10th जो है वो आपके रियासती जबान यानी कि हिंदी में होती है। बिहार का हम एक सिंपल लेते हैं, बाकी और लोग जहां से होंगे इसी पर देख लीजिएगा। इसीलिए जब 10th का एग्जाम होता है, मैट्रिक का एग्जाम, तो इसके अंदर इंग्लिश जो है वो आपका जरूरी नहीं होता है, यानी लाजमी पेपर नहीं होता है। इसी वजह से, वरना लाजमी पेपर होता है इंग्लिश भी, ये लाजमी पेपर नहीं होता है जी। ये आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ये चीज है। तो क्या कहा गया? हर बच्चा तालीम हासिल करे, 8वीं जमात तक अंग्रेजी जमात में तालीम। अगर अंग्रेजी में किया जाएगा तो बिहार वाले तो छट जाएंगे, ये हमारा गलत है। 8वीं जमात तक हिंदी मीडियम में तालीम हासिल करे, 8वीं जमात तक मादरी जबान में। अगर हिंदी मीडियम हम कर दें तो फिर जो साउथ में जहां हिंदी मीडियम नहीं चलता तो फिर वहां के बच्चे तो निकल जाएंगे इससे, ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब 8वीं जमात तक मादरी जबान में तालीम हासिल करे, जी सी वाला आपका ये हो गया। और डी में है 8वीं जमात तक रियासत की जबान में तालीम हासिल करे। चलिए बताइए, अब आप बता दें क्या होगा राइट आंसर जी। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर हम ये करते हैं कि रियासत की जबान, ये नहीं बल्कि हक़ तालीम एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये कहता है कि 8वीं जमात तक मादरी जबान में तालीम हासिल करे, ये वाला आपका पॉजिटिव है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए जबान पढ़ने के लिए समई और बसरी तरीका कार का इस्तेमाल किस लिए मुफीद है? सही तहरीर, दुरुस्त पढ़ना, दुरुस्त तलफ्फुज और सही सुनना। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? समई और बसरी। समई का मतलब होता है सुनना और बसरी का मतलब होता है देखना। हमने आपको पढ़ाया था टीएलएम पढ़ाए थे, इसमें बताए थे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि साथियों मैंने आपको बताया था कि समई वो बसरी मवाद। अब इसका मतलब हो गया कि जो हम लोग सुनते हैं, सुनकर या देखकर जो
सीखते हैं तो उस तरीका कार का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस लिए मुफीद है? सही तहरीर, एक बात बताइए, सही तहरीर के लिए सुनना या फिर देखना ये दोनों यहां पर नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, सही सुनना, सही सुनने के लिए सिर्फ सुनना जरूरी है, बसरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये वाला भी आपका कट जाएगा। अब एक बात बताइए कि समई व बसरी क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि टीएलएम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समई मवाद, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं श्रव्य साधन, जिससे हम केवल सुनकर सीखते हैं, जैसे कि रेडियो, जैसे कि आपका ग्रामोफोन, जैसे कि लिंगवा फोन, जैसे कि आपका साथियों क्या हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर। दूसरा आपका है बसरी मवाद, जिसे हम केवल देखकर सीखते हैं, जैसे आपका खाका, जैसे कि चलचित्र, है ना, जैसे साथियों आपका क्या हो जाएगा, मैप, इससे हम केवल देखकर सीखते हैं। और तीसरा है समई व बसरी मवाद, जिससे हम सुनकर और देखकर सीखते हैं, जैसे आपका यूट्यूब, जैसे आपका मोबाइल, जैसे आपका टीवी, जैसे आपका सिनेमा घर। तो अब हमको कहा जा रहा है कि समई व बसरी तरीकाकार का इस्तेमाल किस लिए मुफीद है? दुरुस्त पढ़ने के लिए या फिर दुरुस्त तलफ्फुज के लिए? देखिए, आप जब किसी चीज को सुनेंगे तो सुनकर आपका क्या होगा, चीजें को आप समझेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन, और बसरी साथियों फिर उसको देखेंगे कि अच्छा ये स्वाद है कि यह सीन है, तो ये चीज भी आपको फर्क समझ में आएगा। तो ये साथियों आपके लिए मुफीद है दुरुस्त तलफ्फुज के लिए, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दरसी किताब से किसी कहानी के तारुफ से पहले उस्ताद को बातचीत करनी चाहिए। कहानी के मुश्किल अल्फाज पर, कहानी के सवालात जवाबात पर, कहानी के असल पैगाम पर, कहानी के मरकजी ख्याल को तलबा के तजर्बात से जोड़कर उसे मुख्तसर बयान करने पर। सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है कि दरसी किताब से किसी कहानी के तारुफ, तारुफ का मतलब जानते हैं क्या होता है? परिचय। नहीं, आप कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि आप अपना तारुफ कराइए, आप अपना तारुफ कराइए, यानी इंट्रोडक्शन दीजिए, यानी कि बताइए आप कौन हैं। तो हम बताते हैं कि मैं निशात अहमद फला हूं, फला हूं, फला जगह से पढ़ा हूं, या ये हूं, मेरे अब्बा का नाम ये है, आप बताते हैं ना, वही होता है ना इंट्रोडक्शन, या वही तारुफ होता है। तो दरसी किताब से किसी कहानी के तारुफ से पहले उस्ताद को बातचीत करनी चाहिए। मान लीजिए कोई कहानी हम पढ़ा रहे हैं, तो कहानी से पहले आप देखे होंगे कि टीचर जैसे क्लासरूम में आया, क्या वो स्टार्ट हो जाता है? अगर टीचर क्लासरूम में आया डायरेक्ट स्टार्ट हो गया तो फिर बच्चे से वो कनेक्टिविटी नहीं बना पाता, फिर वो सही से बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा। बल्कि जो कहानी को पढ़ाता है टीचर, पहले उस पर वो कुछ चर्चा करता है कि अच्छा चलो आज हम लोग ताजमहल पढ़ेंगे। आप लोगों में से कितने लोग ताजमहल गए हैं? कुछ बच्चा हाथ उठाएगा, अरे कितने लोग नहीं गए? अच्छा, ताजमहल नहीं गए थे तुम? अच्छा, तुम कहां चले गए थे? तो जी हम लाल किला देखे हैं। अब बच्चों से थोड़ा सा चर्चा करता उस विषय में टीचर। क्यों कर रहा है भाई? कि पिछली मालूमात को जोड़ता। अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था वो दूसरे टाइप का था, तो बच्चों से जो किया ये, तो पिछली मालूमात को बच्चों से जोड़ा। तो दरसी किताब से किसी कहानी के तारुफ से पहले उस्ताद को बातचीत करनी चाहिए। क्यों? कौन से इस टॉपिक पर बातचीत करनी चाहिए? कहानी के मुश्किल अल्फाज पर, कि जो जो हार्ड लफ्ज आया है उसी पर बहस करनी चाहिए? तो ये नहीं होगा। कहानी के सवालात जवाबात, एक बात बताइए, कहानी अभी पढ़ाया ही नहीं, अब पहले ही सवाल जवाब करने लगे तो बच्चे को समझ में आएगा? नहीं आएगा। कहानी के असल पैगाम पर, कि कहानी क्या कहना चाह रहा, इस पर बहस करनी चाहिए, या कहानी के मरकजी ख्याल को तलबा के तजर्बात से जोड़कर उसे मुख्तसर बयान करने पर। यहां पर जो पॉजिटिव चीज है कि कहानी के मरकजी ख्यालात को तलबा के तजर्बात, अब तजर्बात का मतलब हुआ कि बच्चे के साबका मालूमात को हम क्या कर रहे हैं, अभी कहानी से पढ़ाने से पहले हम जोड़ रहे हैं। यही चीज पॉजिटिव है, तजर्बात। इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। एक दरसी किताब होती है जबान की तदरीस व आमोजिश के वसाइल में से एक, सिर्फ उस्ताद के लिए ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके। पढ़ना सिखाने के लिए जबान की तदरीस का सबसे मौजू आला एक दरसी किताब होती है। ध्यान दीजिएगा, दरसी किताब मतलब मान लीजिए आपके जो निसाब की किताब है वो क्या होती है। तो पहला यह है कि जबान की तदरीस वो आमोजिश के वसाइल में से एक। वसाइल का मतलब जानते हैं कि जबान को जब हम सीखते हैं तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है आपको। मान लीजिए कि आपके पास दरसी किताब भी है, बहुत अच्छे स्कूल भी हैं,
बहुत अच्छे लैब भी हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन टीचर अच्छे नहीं है, तो क्या आप पढ़ लेंगे? पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। मान लीजिए कि टीचर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका कोई निसाब नहीं है, क्या पढ़ना है आपको पता नहीं है, टीचर आया जिस दिन जो मर्जी किया उस दिन पढ़ लिया, आपका कोई रूल नियम नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, तो आप पढ़ लीजिएगा क्या? मान लीजिए टीचर आए पढ़ाने के मूड में, बच्चे बोले नहीं नहीं सर आज नहीं पढ़ना, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा। कल बच्चे बोले कि पढ़ाइए, टीचर बोले नहीं आज बाबू पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, तो चलेगा? नहीं चलेगा। यानी साथियों, पढ़ने के लिए किताब भी जरूरी है, पढ़ने के लिए शिक्षक की भी आवश्यकता है, पढ़ने के लिए एक दोनों चीजों के साथ एक रूल और रेगुलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं निसाब, उसका भी होना जरूरी है। तो दरसी किताब जो है जबान की तदरीस व आमोजिश के वसाइल में से एक है। अगर हम ये बोलेंगे कि केवल और केवल दरसी किताब ही चाहिए बाकी और नहीं चाहिए, तो फिर शिक्षक की जरूरत नहीं। तो इसीलिए ये वाला आपका अभी तक जो है राइट लग रहा है। चलिए, सिर्फ उस्ताद के लिए ताकि वो अच्छा से पढ़ा सके। उस्ताद के बारे में बताया गया कि उस्ताद जो है वो एक सिर्फ रास्ता दिखाने वाला रहनुमा है, जी गाइडलाइन से करने वाला है। उस्ताद को साथियों कहीं नहीं रखा गया, इसलिए ये वाला आपका कट जाएगा। पढ़ाना सिखाने के लिए इससे बेहतर वो है। जबान की तदरीस का सबसे मौजू आला ये नहीं होगा, बल्कि ये है कि वसाइल में से एक है, जहां पर बहुत सारी जरूरियात आपको पढ़ेंगे सीखने के लिए, उसमें से एक आपका किताब भी है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।